सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के आंसर की के बारे में बात करेंगे। यह हमारा AGTA का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग मिलाइए। उसके बाद आप लोगों को कितना सही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले सवाल दिया था कि भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपनीति पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन सही था वो हमारा बी ऑप्शन सही था, यानी कि यह किसानों को किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO पोर्टल का उपयोग करके सीधे उपभोक्ता को ऑनलाइन ऊपर बेचने की अनुमति देता है। तो यानी इसका ऑप्शन बी सही था। ओके, आप लोग मिलाते चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर सवाल दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज मिलेट के रूप में वर्गीकृत है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो था वो डी ऑप्शन था, यानी कोदो मिलेट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें दिया है, तो इसमें थर्ड नंबर पे दिया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा चना। देखिए, चना ही हमारी दलहनी फसल है और इसके अतिरिक्त जितनी भी फसलें दी गई थी वो दलहनी फसलें नहीं थी, ठीक है, वो अदलहनी फसलें थी। खाली दलहनी फसल में खाली चना हमारा था, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला सवाल दिया है चौथा नंबर पर कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फसाई के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट वेब रेजेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता के डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 80% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट था। चलिए हम और आगे बढ़ लेते हैं। अगला है पाँचवा नंबर पर। ओके, पाँचवा नंबर पर क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा और संरचना विकास निधि DIDF योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, ठीक है, और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ओके, यानी बी ऑप्शन इज द राइट था। अगला है सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें दिया है छठवें नंबर पर कि लिप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित के संपर्क से होता है। तो किससे यह होता है ये बताना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा यूरिन। ओके, यानी मूत्र, हमारा डी ऑप्शन इज द राइट था। ओके, आगे हम बढ़ लेते हैं। तो 6 नंबर हो गया कंप्लीट हमारा। सातवां देखते हैं। सातवां हमारा दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से तेल की खली अखाद्य है और पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर इसमें हमारा कूट दिया गया था। ओके, उसके बाद विकल्प दिए गए थे। तो इसमें दिया है अरंडी की खली, नमी की खली, मूंगफली की खली और महुआ की खली। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है पहला, दूसरा और चौथा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। तो अगला इसमें दिया गया है 8वें नंबर पर कि पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को और किस नाम से जाना जाता है। यह सवाल दिया गया था 8वें नंबर पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी कि हाइब्रिड वैग्यो। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। अगला 9 नंबर पर दिया है कि बीज प्रतिस्थापन दर यानी कि SRR शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर पे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा बोलते हैं, के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि 100 दिन। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल था, जस्ट वेट। अगला है कि मैनेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसी विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारा था उपयोग में से कोई नहीं। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। 12 नंबर पे सवाल है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संभर यानी वाटरशेड विकास घटक
को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसके लिए सी ऑप्शन राइट था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, इसमें दिया है कि 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वानस्पतिक नाम है? तो चाहे काला हो या फिर पीला हो, तो सबका एक ही नाम है, सिसर एडिटिनम। ओके, अगला देख लेते हैं। 14 नंबर पर है कि यंत्रीकृत बुवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों का बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम स्लरी का उपयोग करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन में सही था। अगला था 15 नंबर पर कि राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान NIPHM के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल धान के लिए डैश और गेहूं के लिए डैश है, ताकि फसलों को खराब होने और संक्रमण से बचाया जा सके। तो ध्यान दीजिए कि भंडारण के लिए अधिकतम नमी की मात्रा में चावल धान के लिए, तो चावल धान के लिए जो था वो था हमारा 12%। ओके, और गेहूं के लिए 14%। इसमें देखिए थोड़ा अलग टाइप में दिया है, बट एक एनी एवरेज में हमारा था 10 से 12%। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर हो सकता है वो बी ऑप्शन हो सकता है, 12 से 14%। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें क्या दिया था 16 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किसे जटिल कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हमारा था डाई अमोनियम फास्फेट। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर पर कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 1 मल्टीप्लिकेशन 10⁹ CFU बाई पर ml। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, अगला सवाल है 19 पे। इसमें था कि मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां रिज टू वैली उपाय वन रोपण और स्वस्थालय जल संरक्षण की सम्मिलित करते हैं? तो इसका करेक्ट है बी ऑप्शन। ओके, और आगे बढ़ते हैं। 20 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास का बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है? तो उसके लिए जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए फास्फोरस। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर ए था। अगला था 21 नंबर पे कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पाइवरिक अम्ल ओके ऑक्सीडेटिव रूप से डीकार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बस वाला उत्पाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा COA। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला था इसमें 22 नंबर पर निम्नलिखित फसलों का क्लासिफिकेशन कीजिए। तो इसमें हमारा करेक्ट था बी ऑप्शन, पहले का तीसरा था। गन्ना हमारी नकदी फसल थी, मूंगफली हमारी तिलहन फसल थी और जूट जो था हमारा रेशेदार फसल था। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर था वो हमारा बी ऑप्शन था। ओके, अगला सवाल इसमें दिया था कि गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? तो वो हमारा चावल का था। ओके, जो गंधी बग है। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा सवाल था इसमें कि बीज अधिनियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा भोजन, चारे या तेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग न करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर पे है कि भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA के रूप में नामित किया गया था? तो हमारा डी ऑप्शन था। ओके, इसका अगला देख लेते हैं 26 नंबर पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उसके लिए कार्बन तटस्थ कृषि कार्यक्रम। ओके, अगला सवाल था 27 पे कि कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है? तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन राइट था। ओके,
अगला सवाल इसमें दिया है कि बैसिलियस थ्यूरिजेनिस यानी बीटी का उपयोग करने के लिए किस प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया, तो उसके लिए हम रूट नॉन निमेटोड का उपयोग किया गया था, जो कि कपास में किया गया था। अगला 29 पे था, अनुवंशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो हमारे ग्रेगर एंड मेंडल थे। ओके, तो इसके लिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन इज द राइट था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है नाशवान वस्तुओं के लिए परिरक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत है, तो वो हमारा कौन सा सिद्धांत है, तो वो हमारा हो जाता है वाष्पीकरण शीतलन सिद्धांत। अगला सवाल है 31 नंबर की सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधारित रूप से अनुशंसित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगला है 32 नंबर पर कि भारतीय बीज प्राधिकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधारित बीज का सही वर्णन है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसका उत्पादन प्रजनन बीज से किया जाता है। ओके, तो आप लोग मिलाते चलिएगा, मैं आप लोग को टिक लगाते जा रहा हूँ। ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें 33 नंबर पर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या था, तो इसमें से करेक्ट आंसर था इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन 1935 था। ओके, बट इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, इसलिए ई ऑप्शन था। अगला है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से प्रभावित नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें हो जाता है जस्ट वेट, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ओके, अगला है कि मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा 35 नंबर का। ओके, अगला सवाल इसमें क्या है देख लेते हैं। तो अगला है गाय स्तनपात के किस चरण में स्तन शोथ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है, इसका करेक्ट आंसर है बछड़े के जन्म के समय संक्रमण काल, जिससे हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। ओके, अगला 37 नंबर दिया है कि FSSAI के अनुसार खाद्य उत्पाद पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक अनुपालन किया जाता है, जाना चाहिए। ओके, तो इनमें से करेक्ट आंसर है बी ऑप्शंस। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB बोर्ड, ओके, NDDB द्वारा विकसित संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा डी ऑप्शंस। आगे देखते हैं। अगला है इसमें 42, तो इसका ये हमारा फिजिक्स का सवाल था, तो इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ। ओके, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला सवाल है 40 नंबर पे कि डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया था, तो इसके लिए किया गया था हमारा ई नाम का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 41 पे किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मृदा पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, इसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है, पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतःस्पंदन कम हो जाता है। तो हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यानी रील अपरदन। अगला था 42 नंबर पे कि नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहन दालों पर आक्रमण करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया 2। अगला है 43 पर निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पड कीट यानी लीफ रस्ट रोग होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ओके, अगला है 44 पे, तो 44 का राइट आंसर था 500 to 1000 हेक्टेयर। ओके, अगला है 45 पे कि किसी पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का क्या अर्थ है, तो आर्या का अर्थ क्या हो जाता है, तो करेक्ट आंसर है इसका कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना।
अगला सवाल था इसमें, भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने पर बीज लात की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम ग्रो आउट टेस्ट का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन राइट था। अगला है 47 पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण यानी ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थन पैक हाउस में लगाया जाता है? तो वो हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी कि झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर। ओके, अगला सवाल था इसमें, तो करेक्ट आंसर फिर से सवाल आया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला था हाइडेथोट्स संबंधित है, तो किससे संबंधित था हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बिंदुस्राव से। अगला है, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो वो उसके लिए हमारा हो गया खुरपका और मुंहपका। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगला वीडियो देखेंगे 50 क्वेश्चंस अगले पार्ट में देखेंगे। ओके।